हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो हम यूनिट 23 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, कोमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि शिक्षा का एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा को खरीद और बेच का वस्तु बना देना। देखिए, हमारे समाज में 1950s के बाद बदलाव आने शुरू हो गए थे। बदलाव कैसे आया कि हमने जो इकोनॉमी थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको 1950 में एकदम प्लान्ड बना दिया और हम सेक्टर वाइज ध्यान देने लगे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में, 1960s में। 1970 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आता है और 1990s में हमारे देश में ICTs या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब जब समाज में कोई बदलाव आएगा तो जो नीड है समाज की वो भी बदलेंगी, ठीक है, ज़रूरतें भी बदलेंगी। अब मान लीजिए कंप्यूटर और इंटरनेट आ रहा है तो समय के साथ कंप्यूटर और इंटरनेट को चलाने वाले भी चाहिए। तो इसी वजह से शिक्षा में भी बदलाव आने लगा और समाज में शिक्षा की जो नीड थी या जो जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता थी वो बदलने लगी, ठीक है। उसके बाद हमें जिस तरीके से पता है कि एजुकेशन रिफॉर्म, एक तरीके से शिक्षा में जो सुधार की आवश्यकता थी उस समय पे वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारी कमिटीज़ और कमीशंस आई शिक्षा पे, जिसमें राधा कृष्णन कमीशन था हायर एजुकेशन के लिए, जो कि 1948-49 में आया था। और लक्ष्मण स्वामी मुदलियर कमेटी जो था वो सेकेंडरी एजुकेशन पे आया था 1952-53 में। कोठारी कमीशन आया था 64 और 66 में। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था 1986 में। ये सारे मेजर जो आए थे उन लोगों ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, वोकेशंस को सेकेंडरी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना, और हायर एजुकेशन को पावरफुल और स्ट्रेंथन करना। मतलब उसमें इस टाइप के एजुकेशन कोर्सेज एंड ऑल को लाना जैसे कि जिससे हमें ईजिली जॉब मिल सके, स्किल डेवलपमेंट वाली कोर्सेज या टेक्नोलॉजी वाली कोर्सेज। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चल रहा था और हमारे देश में कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह आने लगी थी, जो कि हमारे देश को क्या बना रही थी, नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें आपके ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता होती है, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जो कि अभी का समय है बेसिकली। और गवर्नमेंट ने अपॉइंट की कुछ कमिटीज़ को कि बता सकें कि अब जो ये नया समय आ रहा है, एक नया, अभी इससे पहले क्या था, हम अपने हाथों के द्वारा, शरीर के द्वारा, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी के द्वारा काम कर रहे थे। अब तो वो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, हमें कंप्यूटर से या अब ये देखें तो फ़ोन से, इंटरनेट से काम करना है। तो इस पे सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम एक कमेटी को अपॉइंट करते हैं जो हमें बता सके कि इस नए समय में किस समय मतलब किस प्रकार की शिक्षा की हमको आवश्यकता है, या शिक्षा में हम क्या बदलाव लाएं कि हम समय के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो इसके लिए एक कमेटी रखी गई, मतलब एक कमेटी बिठाई गई और एक रिपोर्ट उन लोगों ने प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट का नाम था अंबानी बिरला रिपोर्ट। और इन लोगों ने एजुकेशन की जो स्थिति थी हमारे समाज में उस समय पे उसे बताने की कोशिश की। तो वो बताते हैं कि हमारा समाज जो है भारत का, वो 3 तबके में बटा हुआ है। एक समाज जो एकदम बढ़िया है, अमीर है, उसके पास हर प्रकार के मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वो देश के बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। एक दूसरी मतलब जो सेकंड वर्ल्ड है, वहाँ पे किताबें हैं, बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं, और चीज़ें मतलब हैं, काम चल रहा है। हम उसको उत्तम नहीं कह सकते, पर काम चल रहा है धीरे धीरे। और तीसरी दुनिया है जहाँ पे ना टीचर को पढ़ाने का मन है, ना कोई ढंग की किताब है, ना किताब है तो भी गलत है, उसके बाद टीचर को कुछ अता पता नहीं है, ना उसे कुछ आता है, जो पढ़ रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, फ्लोर्स अच्छे से नहीं बने, टॉयलेट्स नहीं है। और इस फेज़ में जहाँ इंफॉर्मेशन एज आ रहा है, जहाँ कंप्यूटर, इंटरनेट रूल करेगा, उसमें ये वर्ल्ड नहीं फिट हो पाएगा। इस रिपोर्ट ने 3 दुनिया दिखा के और ये 3 दुनिया की बातें हमें बताई। तो ये बताते हैं कि जो हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही मतलब निचले तबके पे और दयनीय स्थिति पे है। और जो एजुकेशन सेक्टर है वो जो सोसाइटी में ऑलरेडी इश्यूज हैं वो भी लेके साथ में चल रहा है। यानी हमें भी शिक्षा को ऐसा बनाना है समाज के लिए कि
बेसिकली हर प्रकार का डेवलपमेंट हम शिक्षा के थ्रू कर सकते हैं। तो शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण बनाना है, तो लोग बोलते हैं कि हमें एजुकेशन इस प्रकार का बनाना कि कंपटीशन भी रहे लेकिन कोऑपरेटिव भी रहे, मतलब एक दूसरे के प्रति। अब या तो शिक्षा, अब इनके कहने का मतलब ये था, दो इसका मतलब निकल सकता है, या तो बच्चों के बीच में कंपटीशन क्रिएट करना कि हमें एक दूसरे से बेहतर होना है, और या तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑल के बीच में करना, और कॉरपोरेटिव भी होना लेकिन साथ में भी मिलके चलना। अब ये कहाँ पे कंपटीशन क्रिएट करना था हम आगे आगे समझेंगे, क्योंकि ये ही नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का नीड है। उस समय जो सोसाइटी डेवलप हो रही थी, जो अभी हम देख पा रहे हैं, उसकी नीड यही है कि हम इस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इन लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज भी हमको बताई इस रिपोर्ट ने। तो पहले ही बताई कि प्राइमरी एजुकेशन है जो हर इंसान को हमारे भारत में मिलना चाहिए, और उसके घर के 1 किलोमीटर के अंदर ही मिलना चाहिए, ये बताया। उसके बाद दूसरा बताया कि प्राइवेट सेक्टर के हेल्प से सेकेंडरी एजुकेशन खोला जाए तालुका में, ब्लॉक लेवल पे। आपने देखा होगा ना, गांव में मतलब एक प्राइमरी स्कूल है, फिर ब्लॉक लेवल पे सेकेंडरी एजुकेशन 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा प्रोवाइड की जाए प्राइवेट सेक्टर के साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ से प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो भी शिक्षा दिया जाए उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इन सब से पढ़ाया जाए, इनके बारे में पढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद इंडिया को इस तरीके से दूसरे जगह पे एडवर्टाइज किया जाए या पॉपुलराइज किया जाए कि यहाँ पे शिक्षा बहुत ही कम पैसा खर्च करके अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, कि बाहर के देशों के स्टूडेंट्स भी आके हमारे देश में पढ़ सके। उसके बाद गवर्नमेंट को फंड बेसिकली डेवलप करना चाहिए, या ऐसा भी ओपन कर देना चाहिए, डोनेशन भी लोग दे सकते हैं जिसपे इनकम टैक्स वगैरह ना लगे, कि प्राइमरी एजुकेशन को और अच्छा किया जा सके। उसके बाद ये भी एडवाइस करते हैं कि गवर्नमेंट को अपना जो फंडिंग वो यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उनको धीरे धीरे फंडिंग कम करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ को ये बोलना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशेंसी अपनाएं, मतलब खुद से वो लोग जनरेट करें कि हम अब मतलब जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी इग्नू इतनी फीस ले, या ऐसे अलग अलग सोर्सेज से मनी ले कि उसे गवर्नमेंट से कोई फंड ना लेना पड़े, वो खुद से चला पाए, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल भी पास होनी चाहिए, जो बेसिकली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलना चाहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट के फील्ड में, वो खोल सके। ऐसा कानून पास हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी खुल सके, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने बात की कि हमें एक तरीके का इंटरनेशनल सेंटर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, आईआईटीज़ और आईआईएम, इसके इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाए। मान लीजिए हम आईआईटी जो है उसको कनाडा में खोल दें, जिससे मतलब या कनाडा में ना खोले, इंडिया में ही खोले, और इसको इस तरीके से एडवर्टाइज करें कि फॉरेन लोग बहुत आके पढ़ाई करें, ठीक है। उसके बाद फॉरेन लोगों को पढ़ाएंगे तो एक बेनिफिट तो ये होगा कि हमारा बाहर से मनी आएगा, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी हम एजुकेशन में अलाउ कर दे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सके हमारे एजुकेशन के फील्ड में। और हर पॉलिटिकल पार्टीज को ये एडवाइस किया गया कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनसे दूर रहे, कोई भी पॉलिटिकल काम वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैन कर दिया जाए, और जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो स्टेट वाइज जो कॉलेजेस होते हैं, उनको ऑटोनमी दी जाए, और उनकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उसको अपग्रेड किया जाए। उसके बाद इस रिपोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात ये बताई कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बदलते समय के साथ अपने आप को तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो बाज़ार में कंपटीशन बढ़ रहा है उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन एज में। उसके बाद अगर हम देखें तो बिरला अंबानी रिपोर्ट था, जो कि बहुत ही अच्छे से इसने हमें बताया कि हमारी नॉलेज सोसाइटी को क्या ज़रूरत है, हम किस तरीके से शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारी शिक्षा में डिवाइड है, वो 3 जब दुनिया की बात करता है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज भी बताता है कि हम किस तरीके से शिक्षा को प्राइवेट रास्ते की ओर लेके जा सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ये बोलता है कि हायर जो एजुकेशन है,
यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट कम करे, प्राइवेट फाइनेंस मतलब बाहर से भी, चाहे मतलब कोई देश में प्राइवेट कॉलेज खोलना चाहता है उसको अलाउ करे, उसके बाद उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाए, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करे। ये सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की ओर इशारा करती हैं और कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि स्टेट अपने हाथ पीछे करे और प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ खोलने चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाए। उसके बाद इसने ये भी कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्टेट के मतलब बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, लेकिन ये कहीं पे नहीं कहता कि स्टेट सरकार ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। और आपने जैसे देखा होगा कि हर गली हर नुक्कड़ पे प्राइवेट छोटे छोटे स्कूल्स खुले पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं दो प्रकार के लोगों को डेवलप कर रहे हैं, एक जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और खुद को बहुत इन्फीरियर फील कर रहा है, और एक वर्ग जो अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि क्या ये सही रास्ता हो सकता है, क्या सब जो वर्ग जिसके पास धन नहीं है, इतना प्राइवेटाइजेशन देश में होने लगा, तो क्या वो पार्ट ले पाएगा, क्या हर वर्ग वहाँ तक पहुँच पाएगा इस टाइप की शिक्षा में। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। उसके बाद फेवर में भी आर्गूमेंट दिया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन या कॉमोडिफिकेशन हो तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे माना जाता है कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी, प्राइवेट स्कूल में हमें बेटर क्वालिटी मिल सकती है, वहाँ के लोग जो हैं जैसे कि हम फीस दे रहे हैं ऑल, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अ, हम जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको भी कहीं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद ये भी बिलीव किया गया है, जैसे कि मैंने बोला, कि जब आप फीस भरेंगे तो आप जाएंगे उसके प्रोफेसर से या प्रिंसिपल से पूछने कि भाई ये मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है तो ये कैसा हुआ, या आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, तो वो जवाबदेही होगी जो सरकारी स्कूल में नहीं मिलती है। टीचर मन करता है तो पढ़ाता है, नहीं पढ़ा मन करता है तो नहीं पढ़ाता। ये फेवर में आर्गूमेंट दिया गया है, ठीक है। ये भी बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 60 साल से है, फिर भी जो मार्जिनलाइज या वीकर ग्रुप है वहाँ, चाहे जो हमारे देश में अशिक्षित लोग हैं, उनको हटा तो पाया नहीं है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि इसीलिए शायद प्राइवेट एजुकेशन इस फील्ड में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके आता है तो वो बेटर शिक्षा दे पाएगा और बहुत ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच हो पाएगी, ये फेवर में बोले हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे हमारे देश में आजकल प्राइवेट एजुकेशन के प्रति जो जागरूकता है वो जाग गई, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। तो अगर हम उसको ध्यान से देखें कि लोग क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारे प्रशासन है सरकारी स्कूल में, वो उसका एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं होता है, वो उत्तर नहीं देना चाहती है, वो सही से काम नहीं करना चाहती है। उसके बाद और मतलब प्रशासन को अगर हम और तो वो उतनी हेल्पफुल नहीं है। कोई अगर कोई कुछ सवाल पूछने गया या कोई हेल्प लेने गया या कोई समस्या है तो मैनेजमेंट हेल्प नहीं करती है। उसके बाद जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है कि मतलब मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं उस पर एक टीचर होनी चाहिए, वो घटती जा रही है। 50 बच्चे पे 100 बच्चे पे एक टीचर है। उसके बाद टीचर्स मोटिवेटेड नहीं है, मतलब वो टीचर को सरकारी नौकरी मिल गई तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सैलरी मिल रही है, उनको काम करने का कोई मन नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज़मीन पे बच्चे बैठ रहे हैं, फ़ैन नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं है, कोई जवाब नहीं देना चाहता, सरकारी नौकरी है। उसके बाद इसीलिए जो है कि इस समय पे प्राइवेट स्कूल्स इतने बढ़ गए हैं क्योंकि उनके पास बेटर मैनेजमेंट है, वहाँ पे लोग जवाबदेही देते हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो अच्छा है, 10 20 या 30 बच्चे पे एक टीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचर भी और मैनेजमेंट दोनों जवाबदेही है, बिकॉज वो पढ़ा रहा है, अच्छी खासी फीस ले रहा है, उसको पता है कि निकाला जा सकता है। उसके बाद अगेंस्ट में अगर हम आर्गूमेंट देखें तो ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर हम शिक्षा का कमर्शलाइजेशन कर दें, खरीद और बेच की वस्तु उसको बना दें, और तो एक तो हमारा कंट्रोल उस पर ख़त्म हो जाएगा अगर हम प्राइवेट कर देते हैं गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा कि प्राइवेट जब बहुत सारे हो जाएंगे तो उनकी क्वालिटी ख़राब होने लगेगी, ठीक है। और ये इस टाइप के कोर्सेज बनाएंगे जो मार्केट के हिसाब से हों, ठीक है। और जो बेसिक कोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को उतनी जगह नहीं मिलेगी। अब कोई कोई 1.5-2 लाख रुपए फीस दे के सोशोलॉजी तो नहीं पढ़ना चाहेगा, बहुत मुश्किल है ऐसा कोई करना चाहे, बिकॉज सबको पता है कि ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, जल्दी जॉब नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद जो मार्जिनलाइज ग्रुप है या वीकर ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा, बिकॉज उसकी प्राइवेट तक पहुंच हो ही नहीं पाएगी, ठीक है।
उसके बाद ये भी कहते हैं कि एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण किसी के जीवन में इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको हम केवल एक कमोडिटी या बेच खरीद की वस्तु नहीं बना सकते, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। जो नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स इन यूरोप 2000 में बोलता है कि ये स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का काम है कि हर लेवल पे शिक्षा फ्री करवाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो बहुत सारे यूरोप के जो देश हैं वो ट्यूशन फीस मतलब हायर एजुकेशन में ला देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और इस वजह से क्या होता है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन तक पहुंच नहीं पाता, और केवल अमीर एलीट क्लास है उसी को अच्छी एजुकेशन मिल पाती है और बहुत बड़ा सेक्शन शिक्षा पा नहीं पाता है। जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था आईएमएफ का, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को एक वो करता है हायर एजुकेशन में, क्योंकि 1970s के बाद जो था ज़्यादातर लोग प्रॉफिट मोटिव वाले हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षा का जो फील्ड है वो उसमें बहुत बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और इसी वजह से सब लोग इसमें कूदना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम ने कहीं ना कहीं हर देश के गेट खोल दिए कि लोग जाके वहाँ पे पैसा लगा सके किसी भी फील्ड में, ठीक है, और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ग्रुप पीछे रह जाएगा। जो लिबरलाइजेशन हुआ ट्रेड में तो उस वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने जो साइन किया हमने यूएन के साथ डिफरेंट अपने मतलब बेसिकली एग्रीमेंट जो हमने की कि हम ट्रेड होने देंगे अपने देश में, उसकी वजह से क्या हो गया, एक प्रिंसिपल होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी देश के सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो सामान सप्लाई कर रहे हैं या शिक्षा सप्लाई कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको गेट खोलना पड़ेगा, अपने देश का आप गेट बंद नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ कि एजुकेशन के फील्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ये सब खोलने लगे, और आप उनको मना नहीं कर सकते, और ये प्राइवेट ही थे, ऑफकोर्स पैसा दे के पढ़ना पड़ेगा, तो इसने भी सिचुएशन को खराब कर दिया। स्टीफन जे बॉल जो है वो बोलते हैं कि कमोडिफिकेशन ऑफ एकेडमिक लेबर द स्टूडेंट बिकम द कंज्यूमर। बेसिकली वो बात करते हैं कि जो ये जो हम प्राइवेट कर रहे हैं शिक्षा को, उसमें जो स्टूडेंट है ना वो कंज्यूमर बन जाएगा, यानी किसी वस्तु को खरीद के मतलब हम जैसे खाते पीते हैं ना, कोई सामान खरीदा हमने खाया तो कंज्यूमर बन गए हमने। और उसके बाद डिग्री जो है वो बेसिकली एक तरीके का वो बन जाएगा कि हम डिग्री इसलिए ले रहे हैं कि हमको एक नौकरी चाहिए, और वो एक्सचेंज मतलब बेसिकली बच्चा कोई ज्ञान नहीं करेगा, हमें ये जॉब चाहिए तो हमको ये डिग्री लेनी है, और डिग्री एक्सचेंज करके उसको नौकरी मिल जाएगी। जीवन के जो लेसन्स होते हैं वो नहीं सीख पाएगा। अब हर कोई ऐसे कोर्स करेगा, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे कोर्स होते हैं, लर्न इलस्ट्रेशन इन 5 मंथ, तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बस कोर्स ऐसे होंगे जिसमें आप कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, अपने जीवन को कैसे जिए या जीवन की परेशानियों को कैसे सॉल्व करें, बस आप एक डिग्री को एक्सचेंज करेंगे पैसे के बदले, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तरीके का ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन ना रह के, रिसर्च इन ऑल का ना रह के, बस एक जॉब के लिए बन जाएगा। और जैसे हम विश्वास करते आए हैं कि शिक्षा जो है वो ऐसा फील्ड है जहाँ स्टेट को या गवर्नमेंट को मतलब जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1990s में, हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट मतलब अपना योगदान देती थी वो धीरे धीरे कम होते होते चला गया है, ये हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो कमोडिफिकेशन या प्राइवेटाइजेशन होता है एजुकेशन का, तो क्या होगा कि ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिससे नौकरी जल्दी मिले। अब कोई भी जर्नल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, लिटरेचर नहीं पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा कि कौन शेक्सपियर को पढ़ना चाहेगा। अब कोई भी पढ़ेगा तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ेगा, प्रोफेशनल राइटिंग और बिजनेस इंग्लिश राइटिंग पढ़ेगा। तो एक तरीके से जो बेसिक कोर्स है या जो जर्नल कोर्स है या जो जो ऐसे सोशोलॉजी, ह्यूमैनिटीज या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, इनको भी ले लीजिए, अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए इसकी फीस लगेगी तो कौन इसको पढ़ना चाहेगा, हर कोई सोचेगा कोई कोर्स कर ले, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी तो अपने आप में खत्म हो जाएंगे ना। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।